हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की, जिन्होंने कि कल अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए और इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 24% के आसपास बढ़ा। तो इस वीडियो में हम इनके रिजल्ट्स को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या इनका शेयर हमें करंट प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इनके सेकंड क्वार्टर के फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये सभी नंबर जो आप इस पेज पे देख रहे हैं स्टैंड अलोन बेसिस पे हैं। यानी कि इसमें जो इनके जॉइंट वेंचर्स हैं और सब्सिडरीज कंपनीज हैं उनके नंबर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो वो पिछले साल के कंपैरिजन में 2.11% बढ़ी। नॉन इंटरेस्ट इनकम इनकी लगभग 23% बढ़ी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 5.76% बढ़ा। इसके बाद अगर बात की जाए प्रोविजन की तो उसमें अच्छी खासी कमी देखी गई, 2.04% से वो कम हुए और इसकी वजह से जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 24.39% बढ़ के 2088 रहा, यानी कि 2088 करोड़। तो अब अगर बात की जाए इनके डिपॉजिट्स की तो जो इनका ओवरऑल डिपॉजिट्स हैं उसमें से 56% इनके टर्म डिपॉजिट हैं, 37% सेविंग डिपॉजिट्स हैं और 7% करंट डिपॉजिट हैं। और अगर ग्रोथ की बात की जाए तो इनके जो डोमेस्टिक करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट्स हैं उसमें 13.01% की ईयर ओवर ईयर वृद्धि देखी गई। स्पेसिफिकली सेविंग अकाउंट्स की बात की जाए तो 12.58% से वो ग्रो हुए और करंट जो डिपॉजिट अकाउंट है डोमेस्टिक लेवल पे वो 15.34% से बढ़े। हालांकि इनके टर्म डिपॉजिट में कमी देखी गई 2.89% और स्पेसिफिकली जो इनके बल्क डिपॉजिट हैं वहां पे 23.62% की कमी हुई। और ओवरऑल अगर डोमेस्टिक डिपॉजिट की बात की जाए तो वो 3.43% से बढ़े। इंटरनेशनल डिपॉजिट इनके लगभग 20% से कम हुए और अगर टोटल डिपॉजिट की बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि आधा परसेंट के आसपास बढ़े। और अगर इनकी कासा रेशो की बात की जाए तो पिछले साल इनकी 39.78% थी, वहां से बढ़ के 43.46% हो गई है। ये डोमेस्टिक है और अगर ग्लोबल यानी कि इंटरनेशनल करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट को भी इसमें ऐड कर दिया जाए तो 36.7% से बढ़ के 41.70% हो गई है। तो अब अगर बात की जाए इनके एडवांसेस की, यानी कि जो ये अपने कस्टमर को लोन्स देते हैं, तो अगर हम ओवरऑल पोर्टफोलियो को देखें इनके लोन के तो 43.8% इनके कॉर्पोरेट लोन्स हैं। उसके बाद 21.5% रिटेल लोन्स, 16.2% एग्रीकल्चर लोन, 14.8% एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लोन और बाकी 3.7% इनके अदर लोन्स हैं। और अगर ग्रोथ की बात की जाए तो इनका रिटेल जो लोन्स है वो 10.25% से ग्रो हुए पिछले साल के मुकाबले और सबसे ज्यादा उसमें ऑटो लोन्स में 23% की वृद्धि देखी गई। इसके अलावा होम लोन्स जो कि इनका सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है वहां पे 5% की वृद्धि देखी गई। इसके अलावा इनके गोल्ड लोन्स में भी काफी अच्छी वृद्धि देखी गई, हालांकि उसका बेस काफी कम है। एग्रीकल्चर लोन लगभग 7% से बढ़े, एमएसएमई लोन 4% से और जो दूसरे लोन है वहां पे 11% की कमी देखी गई। तो अगर हम ओवरऑल इनके डोमेस्टिक लोन्स की बात करें तो उसमें लगभग 3% की वृद्धि हुई और इनके जो इंटरनेशनल लोन्स हैं वहां पे लगभग 2.68% की कमी देखी गई। तो अगर हम ग्लोबली बात करें तो इनके जो लोन्स हैं 2.1% से पिछले साल के कंपैरिजन में ग्रो हुए। और अब अगर इनके लोन को अगर हम इंडस्ट्री वाइज देखें तो आप देखेंगे कि इनके लोन काफी डाइवर्सिफाई हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लोन्स देते हैं, जैसे कि पावर, टेलीकॉम, रोड्स एंड पोर्ट्स और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को। इसके अलावा ये मेटल्स से रिलेटेड कंपनीज को लोन देते हैं, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, ऑल इंजीनियरिंग। तो इनके जो लोन्स है काफी डाइवर्सिफाई हैं। और अगर इसमें जो इनके रेटिंग प्रोफाइल को देखा जाए तो 76% इनके ए और ए से बेटर लोन है और सिर्फ 24% है जिनकी की रेटिंग बी या बी से कम है। और अगर हम पास्ट से कंपेयर करें तो पिछले कुछ क्वार्टर से, तो वहां पे इनके जो लोन की क्वालिटी है वो बेटर हुई है। अब अगर बात की जाए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की, यानी कि इनकी असेट क्वालिटी की, तो जो इनके ग्रॉस एनपीए हैं पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल वो लगभग 66,000 करोड़ थे, वहां से घट के अब 59,500 करोड़ के आसपास रह गए हैं।
हालांकि ग्रॉस एनपीए रेशो की बात की जाए पिछले साल से तो वो कम हुई है 9.14 से 8.11, बट 8.11 भी ज्यादा कही जाएगी कि काफी ज्यादा इनकी अभी भी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट है। और नेट एनपीए रेशो की बात की जाए तो वो पिछले साल से बड़ी है, हालांकि पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर किया जाए तो वहां से कम हुई है, 2.83% रही। इसके अलावा जो इनकी प्रोविजन कवरेज रेशो है वो 83.42% है, अगर उसमें टेक्निकल राइट ऑफ को ऐड कर दिया जाए, और अगर एक्सक्लूड किया जाए तो 67%, जो कि ठीक ठाक कही जा सकती है। और अगर बात की जाए इनकी कैपिटल रेशो की, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, वो लगातार आप देखेंगे कि पिछले काफी पीरियड से लगातार बढ़ रही है। जो अभी लेटेस्ट नंबर आए हैं उसमें जो स्टैंड अलोन बेसिस पे 15.55% है, और कंसोलिडेटेड बेसिस पे 16.06%, जो कि रिक्वायर्ड जितनी होती है उससे बेटर है। इसके अलावा अगर हम इनके इंटरेस्ट मार्जिन्स को देखें तो सबसे पहले अगर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो जो कि पिछले साल 3.99% थे इनके ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे, वहां से घट के 3.52% हो गए हैं। लेकिन जो इनके यील्ड ऑन एडवांसेस हैं, यानी कि जो अपने कस्टमर से ये लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उसमें भी अगर हम ग्लोबली देखें तो 7.08% से वो 6.55% हो गया है। और अगर इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो ग्लोबली सबसे पहले देखा जाए तो वहां पे इनके 7 बेसिस पॉइंट से वो बढ़े हैं, 2.78% से 2.85% हुआ है, जो कि थोड़ा सा बेटर हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के हिसाब से अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह के देखेंगे तो 3% के आसपास ही इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन होते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक से कंपेयर करेंगे तो उनके काफी ज्यादा होते हैं। और अगर इनके डोमेस्टिक में देखा जाए तो उसमें 2 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हुई है, और इंटरनेशनल जो इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहां पे 5 बेसिस पॉइंट की। और अब अगर इनकी डिजिटल ऐप की बात की जाए, जैसे कि एसबीआई की योनो ऐप है, ऐसे ही इनकी बॉब वर्ल्ड के नाम से ऐप है, जिसको कि काफी रिस्पांस मिल रहा है। इनकी ओवरऑल जो डाउनलोड की बात की जाए लाइफ टाइम तो 26 मिलियन, यानी कि 2 करोड़ 60 लाख के आसपास डाउनलोड हो चुके हैं। एक्टिवेटेड यूजर इनके 14 मिलियन है, यानी कि 1.4 करोड़। और जो डेली एक्टिव यूजर हैं वो 4 मिलियन, यानी कि 40 लाख के आसपास। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें काफी ज्यादा इनका इंटरेक्शन होता है, कस्टमर काफी इसको यूज करते हैं। अब अगर बात की जाए इनकी कुछ सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स की, तो ये लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में इनका इंडिया फर्स्ट के नाम से जॉइंट वेंचर है। इसके अलावा इनके फाइनेंशियल सॉल्यूशन की 100% डोमेस्टिक सब्सिडरी है बॉब फाइनेंशियल के नाम से। बड़ौदा म्यूचुअल फंड के नाम से इनकी 100% डोमेस्टिक सब्सिडरी है असेट मैनेजमेंट बिजनेस में। इसके अलावा इंफ्राडेट में इनका एक जॉइंट वेंचर है। उसके अलावा इनकी एक बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज और बीओबी कैपिटल मार्केट के नाम से भी 100% डोमेस्टिक सब्सिडरीज हैं। और अगर इनके भारत से बाहर के ऑपरेशन की बात की जाए तो इनका युगांडा, केन्या और यूके में ब्रांचेस हैं। और अब अगर हम इनके जो जॉइंट वेंचर्स और सब्सिडरीज के नंबर हैं वो भी अगर ऐड करके इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स देखें, तो इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 2168 करोड़ रहा है, यानी कि लगभग 80 करोड़ के आसपास इनके जो सब्सिडरीज कंपनी है और जॉइंट वेंचर्स कंपनी है वहां से प्रॉफिट आया है। और अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो वो 22.42% बढ़ा है। तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या करंट प्राइस पे हमें बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर लेना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में तो इन्होंने अपने इन्वेस्टर को निराश किया है, 9.15% की नेगेटिव रिटर्न दी है। हालांकि पिछले एक साल में इन्होंने 115% की पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 3 महीनों में 25% से ज्यादा की रिटर्न, और हालांकि एक वीक में ये 1% के आसपास गिरा है। और अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें जो कि इनके रिजल्ट के बाद पब्लिश की गई हैं, तो उसमें आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 120 का टारगेट दिया है, मोतीलाल ओसवाल ने 130 का, जेफरीज ने 82 का, सीएलएसए ने 140 का और क्रेडिट स्विस ने 120 का। जेफरीज ने 82 का टारगेट दिया है, हालांकि वो पिछले से जो उनका पहले टारगेट था वहां से उन्होंने बढ़ाया है। वो थोड़े से एक्सेप्शनल लो टारगेट दे रहे हैं, अगर हम उसको एक्सक्लूड करें और बाकी रिपोर्ट्स को देखें तो रफली 120 से 140 का टारगेट आता है। तो हम मान सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो ब्रोकरेज हाउस इस पे बेट कर रही हैं वो 130 के आसपास कर रही हैं। और अगर हम टिकर टेप के प्रिडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो उसके हिसाब से एवरेज प्राइस इनका 99 आता है, हायर साइड पे 173, लोअर साइड पे 53। जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 101 पे हुई है, तो आप बोल सकते हैं कि जो इसका एवरेज प्राइस है उससे थोड़ा सा ज्यादा पे ये अभी अवेलेबल है। और अगर इनके पीयर्स एनालिसिस और फंडामेंटल्स को देखा जाए तो एक मिड टू लार्ज कैप कंपनी है,
इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 52,000 करोड़ के आसपास है। पी रेशो इनकी थोड़ी सी ऑन द हायर साइड है, अगर इनके पीयर्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो कैनरा बैंक की काफी अट्रैक्टिव लगती है। हालांकि इनकी पीबी रेशो काफी अच्छी है 0.63 की, इनके पीयर्स के कंपैरिजन में सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक है जो कि इनसे कम है, बाकी सब इनसे ज्यादा है। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी थोड़ी लोअर साइड पे है। तो अगर अब मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि अगर आपको पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहली चॉइस होगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, अभी पीछे रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं और इसने कुछ दिनों में ये काफी करेक्ट भी हुआ है, तो ये अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। तो दैट इज माय फर्स्ट चॉइस। लेकिन अगर उसके अलावा किसी भी सरकारी बैंक में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छी चॉइस हो सकते हैं। मुझे पीएनबी और आईओबी इतने अच्छे नहीं लगते हैं पब्लिक सेक्टर स्पेस में। और अगर बात की जाए स्पेसिफिकली बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो मुझे लगता है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले जो 1 साल है उसमें ये लगभग आपको 20 से 30% की रिटर्न करंट प्राइस से दे सकता है अगर सब चीजें ठीक रहे। लेकिन फिर भी मेरी फर्स्ट चॉइस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही होगा। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी मेरे व्यूज थे वो पर्सनल थे। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।